सोसाइटियां भी जीईएम पोर्टल से खरीद सकेंगी सामान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत काबीना की मीटिंग में इससे मुताल्लिक एक तजवीज़ को दी गई मंजूरी। कांग्रेस के अबूरी सदर की बढ़ सकती हैं परेशानियां। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी को ईडी ने किया तलब। 2015 के दौरान जांच एजेंसी ने किया था बंद। अयोध्या में राम मंदिर में गर्भगृह की तामीर शुरू। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मंदिर की तामीर के लिए रखा संगे बुनियाद। वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ साथ राम मंदिर की तहरीक से वाबस्ता मठ मंदिरों के महंत और कई अवामी नुमाइंदे भी थे मौजूद। भारत और बांग्लादेश के वज़राए रेलवे ने मिताली एक्सप्रेस को किया हरी झंडी दिखाकर रवाना। भारत में न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश में ढाका के दरमियान रेल खदमात दोबारा शुरू करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने दिल्ली हुकूमत को बनाया हदफ तनकीद। वजीर आला केजरीवाल पर अपने वजीर सत्येंद्र जैन को बचाने का लगाया इल्जाम। कहा सत्येंद्र जैन ने बड़े पैमाने पर किया है काला धन जमा। मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने रियासत में जारी तरक्याती कामों की सताइश की। कहा शिवराज हुकूमत ने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने में अहम किरदार अदा किया। बदउनवानी के मामले पर साबिक वजीर आला कमलनाथ को बनाया निशाना। कहा कांग्रेस के दौर में बदउनवानी और कमीशन एक साथ राइज। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू गैबोन के बाद आज से 3 जून तक सेनेगल के लिए रवाना। वफूद की सतह पर करेंगे बातचीत। इससे पहले नायब सदर जमहूरिया ने गैबोन की ताजिर बिरादरी से किया खिताब। भारतीय तारकीन वतन की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में लिया हिस्सा। अमरीकी सदर जो बाइडन का यूक्रेन को जदीद तरीन रॉकेट सिस्टम फराहम करने का ऐलान। जदीद तरीन रॉकेट सिस्टम से तवील फासले तक अहदाफ को बनाया जा सकता है निशाना। यूक्रेन काफी अरसे से इस रॉकेट सिस्टम को हासिल करने के लिए कर रहा था मुतालबा। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के कांसे के तमगे के मुकाबले में भारत और जापान होंगे आमने सामने। बेहतर गोल के फर्क से फाइनल में दाखिल जनूबी कोरिया का मुकाबला होगा मलेशिया से। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डाल देते हैं। आप कोऑपरेटिव सोसाइटियां भी जीईएम पोर्टल से सामान खरीद सकेंगी। 8,54,000 रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग में इस सिलसिले में एक तजवीज़ को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने कहा कि 17 मई 2017 को हुकूमत ने ई-जेम पोर्टल शुरू किया था। मुख्तलिफ महकमों और सरकारी इदारों ने जीईएम पोर्टल से खरीदारी शुरू कर दी है। काबीना की मीटिंग के बाद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जेम पोर्टल पर खरीदारी में इजाफा हुआ है। इससे टेंडर के अमल की लागत और वक्त की बचत होती है। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि सहकारिता में पारदर्शिता लाने के लिए और सहकारिता क्षेत्र को भी इसका लाभ दिलाने के लिए हमारे सहकारी संस्थानों की विश्वसनीयता और बढ़े, जिस तरह से उनका देश भर में कामकाज भी है उसको मजबूती भी मिलेगी और जेम विक्रेता जो हैं को भी एक बड़ा बायर समूह मिल पाएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने कांग्रेस पार्टी की अबूरी सदर सोनिया गांधी और उनके बेटे और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को नोटिस भेजकर पूछगछ के लिए तलब किया है। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु संघवी ने बताया कि ये नोटिस नेशनल हेराल्ड केस के सिलसिले में जारी किया गया है, जिसके बाद अब सोनिया और राहुल पूछगछ के लिए ईडी हुक्काम के सामने पेश हो सकते हैं।
जराये के मुताबिक सोनिया गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए कहा गया है, जबकि राहुल गांधी को कल बुलाया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि सोनिया गांधी पूछगछ के लिए ईडी के सामने पेश होंगी, ताहम राहुल गांधी के लिए मजीद वक्त मांगा जाएगा। We need not disclose to you the details. It has just come recently. I don't know the date. I mean, it's just a few days ago. But you can rest assured that whoever is present in the country, and certainly the Congress president is here, will go. If there is some small accommodation or time required for somebody who is not here, that time will be sought. We'll write a letter, we'll see the dates, but the point is we are fully complying with everything. We will write to them upfront. There is nothing in this case. Now, beyond this, if Section 50 notice can be met with impunity or defiance, which we don't intend to do, because we have nothing to hide. But we are now answering the court of public opinion, not the ED at this stage. As far as ED is concerned, we'll give them whatever answers they want and whatever questions they ask. और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पहुंचे और काबिल एहतराम संतों की मौजूदगी में श्री राम मंदिर के गर्भगृह का संग बुनियाद रखा। इससे कबल वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ज़ेरे तामीर राम मंदिर के गर्भगृह के मुकाम की पूजा की। पूजा के साथ संग बुनियाद भी रखा गया। रामलला की जाए पैदाइश पर बनाए जाने वाले गर्भगृह का साइज 20 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा होगा। साथ ही राम मंदिर के लिए कई सालों से तराशे जा रहे पत्थरों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदर महंत नृत्य गोपाल दास, ट्रस्ट के खजांची स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज, ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और VHP के सरपरस्त दिनेश भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आला ने किताबचा भी जारी किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तामीर का काम तकरीबन 2 साल कबल वजीर आजम मोदी के हाथों शुरू किया गया था और ये तामीराती काम कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर भारत के इतिहाद की अलामत के साथ साथ भारत का कौमी मंदिर भी बनेगा। अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके करकमलों से जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है, अपना समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और अयोध्या में 500 वर्षों की जो हिंदू जनमानस की एक तड़पन थी, अब वह बहुत शीघ्र मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे कबल उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर का दौरा किया और हनुमान जी की पूजा की।
और मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर स्मृति ईरानी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन के खिलाफ इल्जामात को लेकर आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछे। उन्होंने केजरीवाल पर सत्येंद्र जैन को बचाने का इल्जाम लगाया। स्मृति ईरानी ने कहा कि जैन कई फर्जी कंपनियां भी चला रहे थे। क्या ये सत्य है केजरीवाल जी कि सत्येंद्र जैन शेल कंपनीज के मालिक हैं? उन शेल कंपनीज का नाम है इंडो मेटालिक इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगल यतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनियां वो अपनी धर्मपत्नी जी के साथ शेयर होल्डिंग के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। एक और कंपनी जे आइडियल एस्टेट लिमिटेड, इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सत्येंद्र जैन की, उनके परिवार की, उनकी धर्मपत्नी की। स्मृति ईरानी ने केजरीवाल से पूछा कि उन्होंने अब तक सत्येंद्र जैन को अपनी काबीना में क्यों शामिल किया हुआ है। जिस सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकार किया कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से की गई उन कंपनीज में जिनमें सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की भागीदारी है, केजरीवाल जी, क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? कल केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? और तकरीबन 2 बरस बाद भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुसाफिरों के लिए रेल खदमात दोबारा बहाल हो गई हैं। ये रेल खदमात 2020 में कोरोना वबा की वजह से आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई थी। 29 मई 2022 को मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस मुसाफिर सर्विस दोबारा शुरू करने के बाद रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेलवे के वजीर नूरुल इस्लाम सोजाई ने बुध को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। भारत बांग्लादेश ताल्लुकात के लिए एक और तारीखी दिन, जब पहली मर्तबा मिताली एक्सप्रेस भारत के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका बांग्लादेश के लिए रवाना हुई और रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव और बांग्लादेश के वजीर रेल नूरुल इस्लाम सुजान इसके गवाह बने। दोनों ममालिक के वजीर रेल ने दिल्ली में रेल भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मुसाफिर ट्रेन को भारत बांग्लादेश के मजबूत बाहमी ताल्लुकात को मजीद रफ्तार देने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से हर बुध और इतवार को बांग्लादेश के ढाका के लिए रवाना होगी, जबकि बांग्लादेश से ये ट्रेन जुमेरात और पीर को भारत के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन से 450 मुसाफिर सफर कर सकेंगे, जिनके लिए फर्स्ट क्लास स्लीपर चेयर और एसी चेयर कार का इंतजाम किया गया है। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन भारत बांग्लादेश के दरमियान पहली बार हल्दीबाड़ी चलाहटी रेल लाइन पर चलाई जाएगी, जिसकी बहाली पार्टीशन के बाद अमल में आई है। It's a very happy moment for all of us in the Indian Railways. The relationship between the two countries, India and Bangladesh, is based upon our shared heritage, our shared present, and our shared future. The development that we have in both the countries, which is today accelerated in a very big way by the warm friendship between the two nations at all the levels, at the topmost level between the two honorable prime ministers, at the ministers levels, at the officers levels, and at people's levels. This train, the Mitali Express, will be yet another milestone in increasing this friendship, in strengthening this bond,
in improving this relationship. ये भारत बांग्लादेश के दरमियान चलने वाली तीसरी मुसाफिर ट्रेन भी होगी, जो तकरीबन 595 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इससे कबल 29 मई को मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ट्रेनों को बहाल किया गया था। दर हकीकत इस ट्रेन को वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने 2021 में बांग्लादेश के यौम आज़ादी के मौके पर शुरू किया था, जिसे आज दोनों ममालिक के वज़राए रेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेल खदमात दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात के साथ साथ सियाहत को भी फरोग देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। बीजेपी सदर जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान के साथ उन्होंने भोपाल के सबसे ज्यादा अकीदत और तवज्जो के मरकज ईदगाह पहाड़ियों में वाक़े टीकरी गुरुद्वारा जाकर माथा टेका। मुल्क और दुनिया में अमन और इंसानी मफाद में सिख बरादरी के ताउन को बयान करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की हुकूमत से पहले मुल्क में इतनी हुकूमतें आईं, लेकिन सियासी पार्टियों ने सिखों पर सिर्फ सियासत की। लेकिन मुल्क में पहली बार सिख भाइयों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए पीएम मोदी ने लंगर पर करोड़ों के जीएसटी को माफ कर दिया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं जरूर कहूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने सिख भाइयों के लिए किया, वह किसी भी राजनेता ने नहीं किया है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुरुद्वारों में जो लंगर लगता है, उस लंगर पर टैक्स न लगे। इतनी सरकारें आई, कोई भी टैक्स हटा नहीं सकता, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन तो होगी, लेकिन जीएसटी का टैक्स सारे गुरुद्वारों के ऊपर जो टैक्स लगता है वह देने का काम करेगी तो भारत सरकार करेगी, और लगभग सालाना 328 करोड़ रुपए भारत सरकार जमा कराती है। बाद में बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने मीडिया अहलकारों से खिताब भी किया। उन्होंने कांग्रेस पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों को नजरअंदाज करने का भी इल्जाम लगाया। अगर हम इकोनॉमी की दृष्टि से देखें तो आज मध्य प्रदेश एक तरीके से उछाल लेता हुआ प्रदेश आज इकोनॉमी में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स के रूप में मध्य प्रदेश को देखा जाता है। कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन क्या था कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये बीमारू राज्य थे। सारे देश के आंकड़े को खींच करके नीचे ले जाने का काम ये प्रदेश करते थे। आज उस बीमारू राज्य को बीजेपी के राज्य में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स के रूप में खड़ा किया है इकोनॉमी की दृष्टि से। और जेपी नड्डा ने बीजेपी कारकुनों की कुर्बानी और काम को भी याद किया। उन्होंने कहा कि नमो ऐप पर ऐसे सैकड़ों कारकुनों की सवाने उम्र रखी गई है जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक योजना हमारे यहाँ चली है, कमल पुष्प योजना, और कमल पुष्प योजना के तहत नमो ऐप पर, ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसकी 4 पीढ़ियां खप गई, भारतीय जनसंघ से लेकर 4 जनरेशंस। जो हम यहाँ आज पहुँचे हैं ये ऐसे ही नहीं पहुँचे, 4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपाया है। उनको याद करते हुए जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसके लिए नमो ऐप पर एक कमल पुष्प पोर्टल है। उसमें सभी देश के ऐसे कार्यकर्ता, अनसंग हीरोज जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व दिया, उनकी जीवनी उस पर अपलोड की गई है। और मुल्क के सभी लोगों के लिए कोविड वैक्सीन को यकीनी बनाने के लिए हर घर दस्तक 2.0 मुहिम आज से शुरू की जाएगी, जो 2 महीने तक चलेगी। इसमें 12 साल से 18 साल के तलबा और तालिबात पर मुश्तमिल जवानों को टीका लगाया जाएगा। इसमें उन लोगों पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जाएगी जिनकी पहली, दूसरी और एहतियाती खुराक बाकी हैं। इसके अलावा 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी घर घर जाकर एहतियाती खुराक दी जाएगी। कोरोना टीकाकारी की सुस्त रफ्तारी पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए मरकजी वजीर सेहत ने 20 मई को सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को सलाह दी थी कि 2 महीने तक हर घर दस्तक 2.0 मुहिम चलाई जाएगी। इस सिलसिले में यूनिसेफ वजारत सेहत की मदद करेगा।
वजारत सेहत और कुनबा बहबूद की वजारत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2475 मामले दर्ज हुए। इसके साथ ही गुज़श्ता 24 घंटों में 2236 मरीज इलाज के बाद सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.74% हो गई है, जबकि हफ्तावार पॉजिटिविटी शरह फ़िलहाल 0.63% रिकॉर्ड की गई है। यौमिया पॉजिटिविटी की शरह फ़िलहाल 0.60% है। और दुनिया की कई ममालिक में मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए मरकज़ी वजारत सेहत ने रियासतों को मंकी पॉक्स के इंतज़ाम के सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए हैं। वजारत सेहत के रहनुमा खतूत के मुताबिक मुतअद्दिद मुद्दत के दौरान किसी मरीज के सामने आने से 21 दिनों के अंदर अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, इसलिए राब्तों की निगरानी की जानी चाहिए। हालांकि भारत में अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी मरीज नहीं मिला है। रहनुमा खतूत में कहा गया है कि जब किसी मुश्तबा मरीज का पता चले तो उसके सैंपल जांच के लिए पुणे में वाक़े NIV भेजे जाएं। ये सैंपल इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम नेटवर्क के तहत भेजे जाएंगे। और 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 135 रुपये फी सिलेंडर की कमी की गई है। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया है। इस कमी के बाद अब इसकी कीमत दिल्ली में 2219 रुपये और कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता में 2322 रुपये और मुंबई में 2171.50 रुपये और चेन्नई में 2373 रुपये फ़ी सिलेंडर हो गई। कीमतों में कमी से सार्फिन को राहत मिलेगी। ख्याल रहे कि हुकूमत ने हाल ही में उज्ज्वला स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों को 200 रुपये फ़ी सिलेंडर सब्सिडी देने का ऐलान किया था। ये सब्सिडी 12 सिलेंडरों के लिए है और इससे मुल्क की तकरीबन 9 करोड़ ख़वातीन को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। और अब बात भारतीय रेलवे की। भारतीय रेल जुनूबी भारत के रामेश्वरम में एक नया रेल पुल बना रहा है जो पुराने पंपन पुल की जगह लेगा। ये मुल्क का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल भी होगा। आखिर इस नए पुल की क्या खासियत है और कैसे इस पर ट्रेन दौड़ेगी, देखिए रामेश्वरम के पंपन पुल से हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह की ये खास रिपोर्ट। और प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति ने डायरेक्ट टू मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड कन्वर्जेंस रोड मैप पर एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि डायरेक्ट टू मोबाइल भारत को तमाम रिकॉर्डों से निजात दिला सकता है। उन्होंने कहा कि आज सार्फिन तमाम सहूलियात एक डिवाइस में रखना चाहता है और अपने घर में ज़्यादा हार्डवेयर नहीं रखना चाहते हैं। प्रसार भारती के CEO ने कहा कि डायरेक्ट टू मोबाइल और ब्रॉडकास्ट और 5G ब्रॉडबैंड कन्वर्जेंस में कोविड की वबा जैसे बहरान के दौरान भी हर एक तक रसाई की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सूरत हाल ने साबित कर दिया है कि खुद मुख्तार ममालिक तीसरे फरीक के प्लेटफॉर्म के रहमो करम पर इन्हिसार नहीं कर सकते हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू आज से सेनेगल के सहरोज़ा दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। नायब सदर जमहूरिया सेनेगल के सदर के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगे। वो सेनेगल की कौमी असम्बली के स्पीकर और दीगर सरकर्दा शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। भारत और सेनेगल इस साल सिफारती रवाबित की 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया का एक तिजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने और भारतीय कम्युनिटी से खिताब करने का भी प्रोग्राम है। अमेरिका ने यूक्रेन को जदीद तरीन रॉकेट सिस्टम फराहम करने का फैसला किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को अहम अहदाफ पर हमला करने के लिए जदीद रॉकेट सिस्टम फराहम करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखे गए एक मजमून में सदर बाइडन ने कहा कि ये रॉकेट सिस्टम 50 मील दूर वाक़े अहदाफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ख्याल रहे कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान अमेरिका यूक्रेन को मुसलसल फौजी इमदाद फराहम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की नई काबीना ने हलफ उठाया है। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने रिकॉर्ड तादाद में ख़वातीन को काबीना में शामिल किया है। 23 रुकनी काबीना में 10 ख़वातीन को शामिल किया गया है। स्कॉट मॉरिसन की ज़ीर क़यादत साबिक़ा हुकूमत ने 7 ख़वातीन थीं। पहली बार काबीना में एक मुस्लिम वज़ीर को भी शामिल किया गया है।
और खेल की दुनिया से एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में मंगल को खेला गया सुपर 4 का आखिरी मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। इसके अलावा भारतीय टीम का फाइनल में पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। अपने आखिरी लीग मुकाबले में 4 मरतबा की फातेह टीम शुमाली कोरिया के खिलाफ भारतीय टीम ने 4-4 से ड्रॉ खेला। मलेशिया की टीम सुपर 4 पॉइंट्स टेबल में 5 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। इसके अलावा कोरिया दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर रहा। आज भारतीय टीम का कांसे के तमगे के लिए जापान से मुकाबला होगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।